तो दोस्तों, अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपकी कदर नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर में। तो आप मेरे साथ चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं और चैप्टर 2 का पार्ट 1 आप मेरे साथ कल देख चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 2 और जिसमें हम देखेंगे कि लवण क्या होता है और अम्ल और क्षार आप मेरे साथ पहले देख चुके हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम ये साथ में ये भी देख चुके हैं कि जब हम अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, लवण मिलता है। तो आज हम सबसे पहले लवण के बारे में पढ़ेंगे जो है हमारा साधारण नमक। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसके जो विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसको इन दोनों की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा। और जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है वही क्या होता है, नमक होता है। जो नमक हम घरों में यूज करते हैं वो हमारा सोडियम क्लोराइड ही होता है। इस लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं और साथ ही समुद्र में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। जो समुद्र में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं उनमें से सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के दिखाई देते हैं। ये जो हमारा अपद्रव्य होता है नमक का, वो कैसा दिखाई देता है, भूरे रंग का दिखाई देता है। इसे खनिज नमक कहते हैं। इसको हम जो कहते हैं वो हमारा खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों से व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। ये जब हमारे ये बता रहा है कि जो हमारा ये खनिज नमक बना, ये कब बना, ये हमारा तब बना जबकि युगों पहले जो है हमारा समुद्र सूख गए थे। समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया तो वो क्या हो गया, सूख के भूरे रंग का हो गया। ठीक है, और खनिज नमक का खनन भी हम कैसे करते हैं, जैसे कि कोयले का खनन करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे ये देखते हैं कि जो हमारा साधारण नमक होता है वो रसायनों का कच्चा पदार्थ। इसका हम उपयोग देखेंगे कि इसको हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम सबसे पहले करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद हम बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है हम जो खाने में डालते हैं और जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है वो कपड़े धोने वाला सोडा होता है। और इसके बाद विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं ये बता रहा हूँ कि जो हम नमक का यहाँ भी यूज होता है। ठीक है, ये कच्चा पदार्थ यहाँ से मिलता है, उसके बाद इसको वहाँ फैक्ट्री में जाके अलग अलग इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, उसके बाद हमको ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कैसे बनता है। तो इसको बनाने की जो विधि है वो ये है कि सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होगा, इसमें अगर हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये वियोजित होकर हमको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड क्या है हमारा, NaCl। ठीक है, तो इसके साथ क्या करेंगे हम, जल यानी पानी प्लस H2O करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहले तो हमको मिलेगा NaOH और साथ में हमको मिलेगा इसके साथ हमको मिलेगा क्लोरीन। तो हम ये देखते हैं कि विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर हमको क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोक्षार। ये जो हमने अभी प्रक्रिया की इसको हम क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित जो उत्पाद होता है क्लोरीन जो है, क्लोरीन से हमने नाम लिया क्लोरो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा एक क्या है, क्षार है, तो इससे हमने क्या लिया, क्षार लिया। ठीक है, तो ये दोनों का नाम मिक्स करके हमको क्लोरोक्षार बना दिया। ठीक है, और इसकी जो रिएक्शन है वो ये है कि NaCl प्लस H2O, हमने क्या किया, NaCl के साथ H2O मिलाया तो हमको क्या मिला,
सबसे पहले तो हमको मिला NaOH, ठीक है, तो हमको मिला NaOH के साथ Cl2 और हमको साथ में मिला हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। जो हमारी क्लोरीन गैस होती है वो कहाँ पर मुक्त होती है? एनोड पर। और जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड पर। अब ये एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, तो ये मैं आपको आगे की फिजिक्स वाली क्लास में बताऊंगा। अभी हम ये देखते हैं कि जो निर्माण होता है हमारा हाइड्रो ऑक्साइड, इसका जो उपयोग होता है वो उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसको हम एक बहुत ही अच्छे डायग्राम से समझते हैं। तो इसमें हम ये समझते हैं कि जब क्या होता है कि कैथोड पर होता है तो हमको क्या मिलता था? हाइड्रोजन मिलता है। तो इसमें इस हाइड्रोजन से हम क्या कर सकते हैं? ईंधन बनाते हैं, मार्गरीन बनाते हैं, खाद के लिए इसका उपयोग होता है, और अमोनिया इससे बनता है। और जो हमारा एनोड पर हमको मिला था Cl2, इसका उपयोग हमारा होता है जल की स्वच्छता के लिए। आपने देखा होगा कि जल को साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन का छिड़काव करते हैं, और स्विमिंग पूल में जो पानी गंदा हो जाता है उसको साफ करने के लिए, और जो हमारा रोगाणुनाशक, कीटनाशक, CFC, इन सभी में हमको Cl2 की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो हमारा मेन उत्पाद था यानी NaOH, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम करते हैं धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, यानी धातुओं पे जब जंग लग जाता है तो उसको हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है, अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग होता है, कागज़ बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, और कृत्रिम फाइबर, आपने सुना होगा, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए, यानी जो तार होते हैं उनको बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। और इसके बाद जो हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका जो हमारा उपयोग होता है वो होता है इस्पात की सफाई के लिए, अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए, औषधियाँ बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है, सौंदर्य प्रसाधन, यानी जो हम अपने फेस पर लगाते हैं, फेयर एंड लवली हो गया, और भी कितने सारे उत्पाद हैं, इसके लिए हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें डाला जाता है। और इसमें हमको एक चीज़ ये मिली थी, विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण क्या होता है? तो जो हमारा विरंजक चूर्ण होता है ये घरेलू विरंजन, यानी जिसको हम खाने में डालते हैं, और वस्त्र विरंजन जिससे कि हम कपड़े धोते हैं, इनके लिए यूज होता है। और साथ में ये जो हमारी पूरी प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया का नाम है क्लोरोचार प्रक्रिया, ठीक है। आई थिंक अब आप थोड़ा बहुत इससे समझ गए होंगे किसका उपयोग कहाँ होता है। इसमें और कुछ नहीं, बस उपयोग देखना है कि किसका उपयोग कहाँ होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण क्या होता है। जलीय सोडियम क्लोराइड, यानी जो हमारा जलीय सोडियम क्लोराइड है उसमें विद्युत अपघटन से क्या होता था? क्लोरीन मिलता था। ये हम अभी ऊपर वाले रिएक्शन से समझ चुके हैं। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पाद के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH की होल ट्वाइस 2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी जो बुझा हुआ चूना होता है उसमें जब हम क्लोरीन की अभिक्रिया करवाएंगे तब हमको क्या मिलेगा? विरंजक चूर्ण मिलेगा। और जो हमारा विरंजक चूर्ण होता है इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। इनके आप फॉर्मूले भी याद करते चलिए साथ में। यद्यपि जो वास्तविक संगठन होता है वो काफ़ी जटिल होता है। जो इसका वास्तविक संगठन होता है वो क्या होता है? बहुत ही जटिल होता है, ठीक है। और इसकी हम अभिक्रिया भी देख लेते हैं। CaOH2 OH का होल 2 प्लस Cl2, इसमें हमने क्या किया? Cl2 मिलाया यानी क्लोरीन गैस मिलाई, तो हमको क्या मिला? CaOCl2 मिला, ठीक है। और ये CaOCl2 ही हमारा क्या है? विरंजक चूर्ण है। और अब हम ये देखते हैं कि इस विरंजक चूर्ण का हम उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसका उपयोग करते हैं वो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के लिए विरंजक का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो यानी जो सूती वस्त्र होते हैं इनको धोने के लिए लिनेन के विरंजक के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है, लकड़ी के मज्जा के लिए इसका उपयोग होता है, लॉन्ड्री को साफ करने के लिए, यानी ये साफ सफाई के काम भी आता है, ठीक है। और साथ में इसका जो दूसरा उपयोग है ये है कि कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में काम आता है, ठीक है। और ये पानी वाले जल
को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, तो इसका जो उपयोग होता है वो पानी में जब छोटे मोटे कीड़े आ जाते हैं तो उनको मारने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है। तो सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खाना पकाने के लिए तो आपने किया ही होगा, पकौड़े बनाने के लिए करते हैं, चाउमीन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी करते हैं। इसका जो हम उपयोग करते हैं ताकि हमारा खाना जल्दी से जल्दी बन जाए, इसलिए भी करते हैं। इस यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जब एक बार में नहीं पढ़ा तो तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं हम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है, NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग इसके निर्माण से किया जाता है। ठीक है, अब इसकी हम ये देखते हैं कि इसकी अभिक्रिया कैसे हुई। तो सबसे पहले हमने NaCl लिया यानी नमक लिया, और इसका जली हुई यानी पानी लिया, और इसके साथ हमको मिली कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और साथ में हमारे पास है NH3। ठीक है, तो जो हमको उत्पाद मिलेगा वो मिलेगा NH3Cl, NH4Cl प्लस NaHCO3। जो हमारा NH4Cl है वो क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, NH4Cl जो है हमारा वो है अमोनियम क्लोराइड, यानी ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। और ये हम पहले भी देख चुके हैं कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा धोने का सोडा है इसका उपयोग क्या होता है और ये इसको हम कैसे बनाते हैं। तो जब हम धोने के सोडे का फॉर्मूला अगर देखें तो वो होता है हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी Na2CO3 को अगर हम गुणा करेंगे 10 पानी के अणुओं से तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा धोने का सोडा। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, आप ऊपर हम ये देख चुके हैं कि जो हमारा बेकिंग सोडा को गर्म करके हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को पूरा क्लिस्टरीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यानी इसको अगर हम फिर से क्या करेंगे? क्रिस्टलीकरण करेंगे यानी गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? धोने का सोडा मिलेगा। यह भी क्या है? एक क्षारकीय लवण है। कौन सा लवण है? क्षारकीय लवण है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये नॉर्मल ही है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 अणु किसके? पानी के। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये 10H2O क्या दर्शाता है? क्या Na2CO3 को आर्द्र बनाता है? इसका जवाब हम क्या पढ़ेंगे? अगले भाग में पढ़ेंगे। और हम अभी ये देखते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो जो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है वो कांच, साबुन एवं कागज के अन्य उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पाद में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। ठीक है, और जो है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और जिप्सम क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हमारा, जो हमारे हाथ पाँव या हाथ कोई हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के काम आता है। तो ये देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या? CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसे क्या कहते हैं हम? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ बन जाता है। इसको अगर हम जल के साथ मिलाएंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। और इसमें हमने इसका फॉर्मूला ये है कि CaSO4, जो हमारा CaSO4 के साथ अगर हम हाफ H2O रखेंगे तो वो तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है, और इसके साथ अगर हम 1/2 H2O यानी 1.5 अणु पानी का मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? CaSO4
इंटू H2O यानी जिप्सम। यही क्या है, हमारा जिप्सम है। ध्यान दीजिए, जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। ठीक है, यानी जो इसका अणु है वो आधा ही अणु, ठीक है, पूरा अणु नहीं, आधा ही अणु क्या है, क्रिस्टलन के साथ जुड़ा हुआ है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, ये हम CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के अणु के एक साथ साझेदारी करते हैं। यानी जो हमारा CaSO4 है ये हमारा अकेला नहीं, 2 CaSO4 होंगे, वो जब जल के साथ क्रिया करेंगे तो हमारा ये हाफ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो ये हमारा जो आधा जल का अणु है ये पूरा जल का अणु हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, पूरा जल का अणु मिलेगा, क्योंकि जल के अणु को हम आधा तो कर नहीं सकते, तो इसलिए क्या करेंगे हम CaSO4 को डबल कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा हाफ H2O भी डबल हो जाएगा, तो इसलिए एक अणु हो जाएगा वो। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही देखते हैं कुछ फैक्ट्स या जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो देखते हैं। अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं। जो अम्ल होते हैं वो हमारे क्षारक सूचक रंजकों या रंजकों के क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं, जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। जो विलयन होता है उसमें H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, और विलयन में अगर OH- होगा तो क्या होगा, क्षार बन जाएगा। ठीक है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, वहाँ पे उत्सर्जन होता है। साथ ही जो हमारा संगत क्या होता है, किसी लवण का निर्माण होता है। ठीक है, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये बस मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण करता है, जिसका ऋण आयन धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणु से संयुक्त रूप से क्या होता है, निर्मित होता है। जो इसके अणु होते हैं वो ऑक्सीजन के परमाणु से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, और साथ में धातु के परमाणु भी होते हैं। जब हमारी अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो जल क्या होता है, हमारा संगत लवण जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल का क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन का करेंगे और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक की जो प्रबलता को जांच करते हैं वो हमने दे देखा था कि pH स्केल से उसको जांचा जाता है। ठीक है, स्केल के उपयोग से की जा सकती है, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करता है, मापता है। ठीक है, एक उदासीन विलयन में के pH का मान 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन के pH का मान कितना होता है, 7 से कम होता है, और जो हमारा क्षारकीय विलयन होता है उसका मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH की एक इष्टतम सीमा में होती है। इष्टतम मतलब एक फिक्स सीमा में होती है। ठीक है, कि इतने से लेके इतने तक ही होगा। ठीक है, एक फिक्स उसकी सीमा होती है, उसी के बीच में होता है। सांद्र अम्ल या क्षारक जो जल के साथ मिश्रित करना या एक अत्यंत ऊष्मासेपी अभिक्रिया है। ये क्या है, एक अत्यंत ऊष्मासेपी अभिक्रिया है, और ऊष्मासेपी अभिक्रिया क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, लवण का जो एक सूत्र इकाई में अगर हम जल की निश्चित अणुओं की संख्या को देखें तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलन कहेंगे। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योग में लवण के कई उपयोग होते हैं। जो हमारे दैनिक जीवन में आपने भी देखा होगा, नमक के रूप में, और भी बेकिंग सोडा हो गया, बेरिंजक चूर्ण हो गया, कई प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे समाप्त। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।